Demonetization happened 8th November 2016. 4th December 2016, Javed Khanini of Pakistan was found dead in under suspicious circumstances in Karachi. Who was Javed Khanini? He was owner of the biggest fake Indian currency printing press in Peshawar. Where did they get that currency print? Better to ask Chidambaram ji. He will answer better. You answered my question. 2611 में बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट था. दाऊद गिलानी एंड डेविड हैडली who took them along for recce, son of a producer. Talking about Yes. आपने कहा कि 26-11 भी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड मैच था, क्यों वैसे? चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट है लोकसभा सेक्रेटरी में, द इंडियन नेवी हैड साइटेड द शिप इन पाकिस्तानी वाटर्स एंड सिंस नो फर्दर इंटेलिजेंस वाज कमिंग दे अबैंडन्ड द सर्विलांस. तो कौन था सर ये जिन्होंने एक्चुअली इन लोगों को आने दिया, रास्ता ही साफ कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को जाके काउंटर करे, सारे जर्नलिस्ट जाके पूछे. Somewhere you had also mentioned about Habib Bank. Habib Bank is a Pakistani bank. They wanted to open a branch in India. The paper came to me. Found that they were involved in terror funding in India, funding of separatism in Kashmir. SIT ऑफिसर सतीश वर्मा, इन्होंने आपको एक इंटरोगेशन के दौरान बंद कमरे में सिगरेट बर्न्स दिए थे. उससे पहले उन्होंने कारण भी बताया था कि मुझे सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को अंदर करना है, कि समझौता ब्लास्ट के ऊपर कौन करने वाला, जो टेररिस्ट का रहने का ठिकाना तक को तो सरकार के पास थी. फिर भी इट हैपेंड. 21 नवंबर 2007 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी में 3 जगह ब्लास्ट हुए. इसका पूरा सब सूचना जो है हमारे पास थी. फिर भी ब्लास्ट हुआ. Please welcome former Under Secretary of MHA and Padma Shri awardee RVS Mani ji. Sir, namaste. नमस्ते. Welcome to the show. Sir. थैंक यू वेरी मच. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर पद्मश्री. Many congratulations. थैंक यू वेरी मच. जी. मैं देश के लिए आभारी हूँ जी सर. कि मुझे गौरवान्वित किया है. जी. तो सर, ये इसी के ऊपर एक सवाल पूछती हूँ मैं आपको कि आपको जो अभी पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, मिलने वाला है, तो पीपल, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स, वो कह रहे हैं कि बिकॉज ये आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट था, इसीलिए आपको मिल रहा है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विसल ब्लोअर, वो आपको कह रहे हैं कि यू आर अ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट. आपको इसके लिए क्या जवाब देना है सर? मैं सत्य बोला है और जितना भी सत्य मैंने कहा है, दे हैव बीन वैलिडेटेड बाय द कोर्ट्स. न्यायपालिका ने उसको सर कंफर्म किया है. जी. हर केस में, मक्का मस्जिद केस में हो, 26/11 केस में हो, और बाकी समझौता ब्लास्ट में हो या कर्नल पुरोहित में हो, तो आर दी judicial process in the country are also conspirators? The basic question is that जो ये चीज एलिगेशन लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, उनकी जोड़ी दृष्टिकोण बहुत ही ठीक नहीं है. उनके वक्र दृष्टिकोण बोलते हैं इसको. इनकी दृष्टिकोण इसलिए वक्री है क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं तो कह चुका, मैं कह के अपने बाहर आ चुका, ना मैं किसी से ना कोई अवार्ड मांगी ना कुछ मांगा. परंतु सारे न्यायपालिकाओं में जहाँ पर मुझे विटनेस भी नहीं बुलाया गया था, उसके बाद भी न्यायपालिकाओं ने उसको कंफर्म किया जो मैंने किया. सो दैट इज़ द बिगेस्ट. तो इसीलिए 6 साल तक हुआ कि लास्ट केस जो कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा वगैरह का केस था, उसमें भी फाइनलिटी के साथ कंक्लूड किया गया है कि एक षड्यंत्र रचा गया था, और ये सारा षड्यंत्र के अंदर हुआ था. जो मालेगांव 2008 का जो ब्लास्ट है वो अहले हदीत ने किया था. इसमें उन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने नहीं किया था, ये कहा. इन सबको पूरे सम्मान के साथ इनको बरी किया गया है. इनको बरी कर दिया गया जो जिनका हाथ ये ब्लास्ट के पीछे था. नहीं, उनको जिनके एक हाथ था ही नहीं. एक कॉन्स्पिरेसी तत्कालीन सरकार ने बनाई थी, यूपीए की सरकार ने एक कॉन्स्पिरेसी, अच्छे भले जिन्होंने किया था वो पाकिस्तान से आके कर जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सहानुभूति थी तत्कालीन सरकार की. कांग्रेस कह लो या यूपीए कह लो, 1-2 जो भी है, उनकी सहानुभूति ज़्यादा पाकिस्तान के साथ थी, न कि अपने जो वोटर के साथ थी, हिंदुस्तानी भारतीय वोटरों के साथ नहीं थी. तभी तो भारतीय वोटर मर रहे थे, और वो पाकिस्तानियों की सहानुभूति में भारतीय हिंदुओं को इसका आरोप ही झूठे केस में लगाए जा रहे थे. यही हुआ था, ये तत्व है.
जी ये तत्व का प्रमाणित हो चुका है न्यायपालिकाओं से जी 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 कि जिनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए सब बाइज्जत पूर्ण सम्मान के साथ बाहर आ गए हैं, निरपराधी साबित हुए हैं, निरपराधी प्रमाणित हुए हैं। यही सत्व है। अगर न्यायपालिका को भी आप षड्यंत्र के आरोप में फंसाना चाहते हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। न्यायपालिका खुद ही स्वयं इनके विरुद्ध अवहेलना ले सकती है। जी सर, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आते हैं एक क्लेम पर। आपने क्लेम किया था कि एसआईटी ऑफिसर सतीश वर्मा, इन्होंने आपको एक इंटरोगेशन के दौरान बंद कमरे में सिगरेट बर्न्स दिए थे। हाँ, इज दैट ट्रू सर? आई मीन, हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप एक आईएएस ऑफिसर को बंद कमरे में अब मतलब फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं सिर्फ कुछ उगलवाने के लिए या बिल्कुल। कुछ मैं एक्सेस आईएएस करने के ऑफिसर हूँ, लिए? मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ग्रुप ए सर्विस का ऑफिसर हूँ। जी जी परंतु ग्रुप ए सर्विस का ऑफिसर था और उन्होंने सिगरेट लगाया था। उन्होंने लगाने का एक कारण भी, उससे पहले उन्होंने कारण भी बताया था कि मुझे सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को अंदर करना है। जी मेरे डायरेक्टर सीबीआई ने किसी को प्रॉमिस किया है। ऐसा उन्होंने कहा? बिल्कुल कहा, जब हमारी बातचीत चल रही थी। जब मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं सत्य ही बोलूंगा और सत्य के खिलाफ और कुछ नहीं बोलूंगा, तब प्रवोक होके उन्होंने सिगरेट लगाई थी मेरे जेब में। वेयर सर? इन गांधी नगर। ओके मेरा पैंट अभी भी रखा हुआ है, मैं इसके तरफ से कि मैंने कभी शायद घर पे होगा, मैंने टीवी में उसको पैंट को दिखाया भी, इतना बड़ा सिगरेट लगाया था। ऑन योर थाइज दे On my गिव यू अ thighs. बर्न। मतलब इतने पावरफुल थे उस समय कि ये सब कर सकते थे, कर सकते, और उन्होंने आप किया। अकेले अकेले पड़ गए उस समय? मैं अकेले पड़ गया, वापस आके रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद भी 1 साल तक मेरे पीछे काफ़ी हरासमेंट वगैरह होती रही। काफ़ी मेरे खिलाफ केसेस जो खोल दिए थे, जो निराधार तरीके से चार्ज लगाने की प्रयास हुआ था, परंतु अल्टीमेटली उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए आई वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल द केसेस, बट दे हैड केप्ट इट पेंडिंग। या Thereafter, when the new government came, when I appealed to them, I said, these are all cases, there is no base. They found there was no base. अगर उसमें कोई भी बेस होती, कोई भी आधार होती, तो I would have been charge sheeted. No, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, these are all the facts. जी ये तत्व है। मैं सच बोलता हूँ और मैं तब भी सत्य के साथ खड़ा हूँ। आज तक मेरा वर्षन नहीं बदला। तत्कालीन का गृह मंत्री का वर्षन बदला है कि पहले कहते हैं मैंने ड्राफ्ट किया है, बाद में कहते हैं मैंने एडिटोरियल चेंज किया, बाकी कहते हैं कि नहीं अंडर सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता। पता नहीं 10 बार वो वर्षन बदल चुके हैं। सत्य का एक ही वर्षन होता है और मेरा सत्य का वर्षन एक ही रहा है आज तक। 2009 से लेके आज तक मेरा वर्षन यही रहा है। जी हिंदू टेरर के ऊपर मेरा वर्षन यही रहा है। वो बार बार अपना जो है दृष्टिकोण, अपना वर्षन, अपना टेक्स्ट सब बदलते रहते हैं। जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का, उन सब का आप उठा के देख लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री देख लीजिएगा, आर्काइव देख लीजिए ना, उनके वर्जन्स चेंज होते रहे उनके वर्षन हमेशा। चेंज होते रहे। जी सर, हम जो बात कर रहे हैं अभी इशरत जहान इनकाउंटर को लेकर, तो इसमें 2 एफिडेविट साइन हुए थे, करेक्ट? पहले में मेंशन था कि वो एक टेररिस्ट थी, दूसरे में मेंशन था कि वो एक कॉलेज गर्ल थी। अब उस फाइल के जो कस्टोडियन थे वो आप थे। एग्जैक्टली ऐसा कौन सा पॉलिटिकल हाथ था जिसने रातों रात इंटेलिजेंस के जो ये इनपुट्स आए थे उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया? देखिए, वो फाइल का कस्टोडियन मैं था तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक। ओके मैंने 6 अगस्त को फाइल रिकॉर्ड करके साइन करके होम मिनिस्टर का अनुमोदन के साथ, अप्रूवल के साथ जाके मैंने गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया था 6 अगस्त 2009 को। फिर चिदम्बरम साहब वेंट टू यूएस, आई डोंट नो, सम correspondent asked him that they smelt some political opportunity, एक अवसर सुना, वापस आके उसके बाद वो फाइल के कस्टोडियन आज तक चिदम्बरम जी हैं। फाइल नॉट ट्रेसेबल है। ओके फाइल ट्रेसेबल, जो ये चीज़ बात में पता चली जब 2016 में, जब अबू जिंदल केस में डेविड कोलमैन हैडली ने कहा था कि इशरत जहां टेररिस्ट थी, तो दोबारा खोज हुई तो फाइल मिली नहीं। बताइए। न्यायपालिका के सामने ऑनलाइन स्टेटमेंट देते हुए
David Coleman had me said कि मुजम्मल भट्ट had recruited Ishrat Jahan a fidain to carry out these attacks. ये जब दोबारा जो है तभी ये सारी चीज सच बाहर आई है फुल फ्लेज्ड। पहले भी हमको पता था, जी इन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, इन सब के आधार होते हुए मार्च 2021 में सारी चीज बाहर आ गई। और होम सेक्रेटरी ने भी, तत्कालीन होम सेक्रेटरी पिल्ले साहब ने भी कहा था कि द सेकेंड एफिडेविट वाज ड्राफ्टेड एंड डिसाइडेड एट ए पॉलिटिक लेवल, नॉट एनी ऑफिसर लेवल। ओके क्योंकि जब होम सेक्रेटरी होते हैं ना, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, उसके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं होता, सारे पॉलिटिशियन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर वगैरह होते हैं। तो उन्होंने ये कहा तो उससे ज़्यादा प्रमाण और कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी सर, आपने ना बीच में शुरू में ही कॉन्वर्जेशन में बताया, जब आपका इंटरोगेशन हो रहा था तो तभी जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, है ना, उन्होंने मदर से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को हम जेल भेज देंगे, है ना। तो ये जो इशरत जहां का फेक बताने वाला जो सेकंड एफिडेविट वाला ये केस था, वो सिर्फ इन दो लोगों का पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट पीपल नो ये बिल्कुल कि था। सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी है कौन। लोगों को आई एम नॉट श्योर अगर पता होगा। नहीं, मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, बाद में ये भी मेरा इंटरप्रिटेशन है, जी बिकॉज 2013 में सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी उसने कहा था मेरे को। जी। तो सफेद दाढ़ी इज हु, काली दाढ़ी is सफ़ेद who? दाढ़ी तब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जी काली मोदी दाढ़ी जी, मोदी जी, और काली दाढ़ी अब प्रेजेंट होम मिनिस्टर है। अमित शाह एंड मदर। अब जिसको प्रॉमिस किया था वो तो जिन्होंने प्रॉमिस किया था वो तो अब रहे नहीं, जी तो कौन से मदर को कहाँ प्रॉमिस किया था ये मुझे नहीं पता। बेटी प्रॉमिस जरूर हुआ था। देखो ये सतीश वर्मा टोल्ड मी, वो कहता है मेरे डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया, डायरेक्टर सीबीआई ने प्रॉमिस किया मदर को। लेकिन ये जरूर पक्का है कि इन दो लोगों के करियर को खत्म करने के लिए और भी प्रयास हुई थी इसी केस में, नहीं इस केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जी तो इसलिए मेरा एफिडेविट आ गया। नहीं तो सोहराबुद्दीन केस में भी उनको फ्रेम करने की कोशिश की गई थी, परंतु उसमें वो अपने आप भी सेटल हो गया था कि ये ओके गलत तरीके से इनको फ्रेम किया जा रहा है। और भी केसेस में हुआ था, फॉर एग्जांपल नाउ दी गोधरा केसेस। जी गोधरा केस में भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि आर्मी डिड नॉट कम। आर्मी, जहीरुद्दीन शाह, द कंसर्न लेफ्टिनेंट जनरल, हैड रीच्ड अहमदाबाद ऑन 1 मॉर्निंग। 27 तारीख के ये हुई है, 28 तारीख को जो भी रैयट शुरू हुई थी तो 1 मॉर्निंग आ गए थे। तो द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट दैट टाइम ट्राइड हिज बेस्ट टू कंट्रोल इट। So it is wrong to say whatever happened or whatever is not happened or whatever it is. At the same time, in case of the Sabarmati Express, there is an affidavit of mine filed on 29th or 30th of January 2009 in a case called Sardarji Maganji Waghela versus State of Gujarat, in which Government of India was asked to file the affidavit on facts. जी I have filed it that 140 liters of petrol was stored in a Aman guest house. 140 liters of petrol। Petrol was stored जी in Aman guest house right opposite to the Godhra station. And that Aman guest house was owned by Mr. Bilal, Haji Bilal. And that Haji Bilal was later convicted and no more, he died in harness. जी जी Having said that, even in that case, when the government of India was trying to put the facts before the court, the government of India's another arm had engaged additional solicitor general and assistant solicitor general to defend a terrorist in Ahmedabad High Court right in front of me on that very day. You can verify this. Ki a terrorist or a militant is being defended by additional law officer of the country. And this That's happened. strange। This happened. You can go and verify the records. कसाब केस में भी हुआ था ये। Huh. So this happened. This can be verified. So that is the reason I said the UPA was more sympathetic to the Pakistanis and the ISI than their own voters.
in India. They are people of India. That is the theme of the entire narrative. जी सर, आपकी एक किताब है द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, इसमें भी आपने कई सारे क्लेम्स किए हैं सर, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो एक क्लेम ऐसा है जहां आप समझौता एक्सप्रेस के बारे में जो समझौता ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में आपने क्लेम किया हुआ है कि ब्लास्ट के जो गुनाहगार थे वो पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्हें जाने दिया गया 14 days के अंदर they went back. एंड इट वाज क्विक। Not only quick, the irony is Asima Anand and others were arrested and put behind the bar for 7 years. Although it was a very interesting case. बड़ा हंसी आएगी आपको। जी एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट था और अरीफ कस्मानी फ्रॉम कराची. Karachi was given a contract by ISI to execute this. ओके He executed it and went back to ISI saying that pay me my money. ISI said no, this has been done by Hindus as per the government of India. बताइए। Then this fellow goes to US, lobbies himself, keeps on saying कि मैंने किया है. US was saying Arif Kasmani has done it. All evidence were pointing to that, but the government of India was saying no, हिंदुओं ने किया जी, ये तो हिंदू टेरर है. मतलब ये पूरा ही नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया था बिल्कुल उस कोशिश समय, किया था. है ना? It's an absolute right. या ये जो सैफरन टेरर का कॉन्सेप्ट है, तो वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए था। हाँ, वोट बैंक के लिए था. सैफरन वो बनाया गया था मालेगांव और समझौता बस blast जो मक्का हुआ। मस्जिद. जी जी जी। मक्का तो मस्जिद. मक्का मस्जिद में भी one was a Bangladeshi Sharifuddin, another was Mohammad Bilal. He had also illegally entered. And they were actually, they procured the arms, they procured the mobile. फरीदाबाद से उन्होंने सिम कार्ड खरीदा, सब कुछ एविडेंस है. बट अगेन द सेम हिंदू को ऑल दिस पीपल वेंट behind the bar, Indra Kumar. So that is also a case where the acquittal came in 15th April 2018, saying that all this, was done by Hindus. no, all the Hindus are acquitted. There's no case against them. But the irony is they suffered. Somebody suffered for 11 years, somebody suffered for 17 years. पूरी कोशिश की गई उन्हें terrorist पूरी कोशिश की गई. It is not suffering on the individuals. Their families have suffered. Now, Colonel Purohit's children were called terrorist children. Can they pay back the school में? Can we do this? Can we pay him back that? What is it? Young children are a very impressionable age. And in spite of that, Colonel Purohit is Deshbhakt even today. After all these things came, somebody introduced me. When I spoke to him, he is still a Deshbhakt. And what he has lost, we do not know. How his wife has fought, we do not know. People don't know. And they have still not turned against the nation which has betrayed them. There must be so many people, ना sir? There are so many people. There must be so many people जिनको नेशन ने ही बिट्रे किया है। नेशन नहीं, नेशन में जो पावर में थे यूपीए ने बिट्रे किया है. Why do you blame the nation for that? But then at that time UPA was in power, and then because of this आप जो कह रहे हैं लोगों ने, आम जनता ने ही तो उन्हें परेशान किया ना उस समय, बिल्कुल तो फिर वो नेशन के ही हुए। नेशन के बाद ये not just the बोला गया था ना, government. they were given to understand that this is the case. Yeah, but it's just not the government. Then there were people also who were, you know, Even under now this there are some impression. people who do not believe my the thing. They do not believe the court's verdicts. There are huge mass of people, many from many other parties other than the ruling party today. They do not believe the version of mine or version of the courts. They say मोदी जी आए थे इसलिए कोर्ट ने बरी कर दिया. अरे भाई, does the Modi go and file tell the magistrate? What are they talking? कुछ भी है तो बोल देंगे. उसको अपना काम से मतलब नहीं है, उसको तो अपना काम आगे बढ़ाना है. He is really managing the country. जी Unprecedented progress has taken place. If he had been fingering around these type of things, the progress would not have happened.
The previous government, the one PM office से लेके सब लोग they were chasing the type of narrative, so the progress did not happen. The difference is very simple. If progress is happening, new schemes are coming out, they are being implemented. That means the PM office or the top office in the country has kept a hands-off approach into the entire thing. इसका मतलब है कि जो न्यायपालिका अपना काम करेगी. Let them examine, let them do their job, we will not interfere. That is very evident. If there is evidence, there will be like that. तो इसलिए ये हुआ था कि if they have been acquitted, they have been acquitted, that's all. उनके बाद टाइम नहीं है कि इसको जाके वो कर्नल पुरोहित के पीछे लग जाए. He has got no time for that. Central Cabinet for that matter. 29th September, the blast happens. 29th September blast happens. Normally, first responder is the local police. Correct. In this case, the Superintendent Police, Rural Nasik. He will first examine the evidence and come to the conclusion it's a terror blast. Then it will become, he will then propose it to the police headquarters that this is a terror blast, so the ATS should handle or we should handle it. Okay. The transfer from local police to ATS takes 5-6 days. That is a procedure. Okay. But isn't that a long procedure to... No problem. That's the way the government works. Till that time, they are not going to. The investigation continue at the local. They don't abandon the इतनी देर investigation. में तो 24 घंटे में ही कुछ ना कुछ हो जाता है सर. No, वो invitation, the surveillance is not taken off. Okay. But who will actually do the collection of evidence? The elections will all be protected. The evidences are all protected. Okay. But ultimately, charge कैसे करना है, whether it's a terror case, because evidence is important both in a criminal case as IPC claim as well as terror case. The evidence is same. Interpretation of the evidence, etc. are same. The conspiracy theory and all of that, the intent, motive, everything is different. Okay. But there are high chances of evidence getting tampered also? Or no? उसके बाद the text. So what happened in this case was within and normally it takes around 4 to 5 months to pin down and identify a terrorist with lot of evidence before his arrest is made. जी. It takes that much time. They cannot just go and arrest because human rights fellows will start shouting. Correct. So they do a lot of diligence and thereafter arrest. In Mumbai 2006 case, they took 7 months. The arrested 7 months. only in January they were arrested. But in this case, Colonel Purohit was arrested in the last week of October. Sadhvi Pragya was arrested in the last week of October. Within 20 days, 22 days, 24 days, ATS picked them up and other people like Dayanand Pandey or some few others. Some were arrested like that. Some were liquidated. We do not know where. Okay. Some bodies are there. We do not know what is it. I cannot say with certainty whether it is their bodies. So like that it happened. And uske alawa, to arrest a serving army officer, there are certain approvals required from the army headquarters or general area officer commanding of the western sector or wherever it is. Minimum 21 desks it has to pass through and everybody has to examine the evidence and say that yes, there's a fit case for arrest. It will take that way 21 days minimum. But in 21 days they had already arrested that fellow after transfer to ATS and all. So it all looked as if there was a script, they were already having it. Following the script. And simply following the script. जी. Now we'll ask why Colonel Purohit. He had dug out a lot of information on radicalization and terror activities and terror preparedness, sleeper cells, etc., in many parts of the country. And what about Sadhvi Pragya? So I do not, Sadhvi Pragya and others were in some other case, they were also in it and जी. they were, say for example, I will tell you one thing, in 2006, Nanded blast, one gentleman was visiting Bajrang Dal. He was a, to relate it to Sadhvi Pragya's case. Bajrang Dal and this Hindu Wahini people and all, they were always picked up to establish that, for example, Indresh Kumarji or Swami Asimanand, all these people, why were they arrested? To establish that they are terrorists and to establish that it was Hindu terror. To Hindu terror,
to establish that narrative, Sadhvi Pragya types were picked up to show that these people are doing terrorism. जी Actually, it was done by some other group known as Ahle Hadith. P.K. Jain, the then IG, had also come out on several channels and said that. So there is no question of any Hindu terror in that. जी But we were brought to book. They suffered ये सब suffered badly, and the country cannot repay it. Yeah. So Sadhvi Pragya was, now she has lost her badly. She is disabled. Yeah. She cannot walk properly with the harassment which ATS meted out. She has some problem with the hearing also. Although she spent 1 year or one term as a MP, but now she is in a very bad state physically. Yeah. But you can't, repay for those days or for that suffering. Yeah, there is a, I do not know if it is for her to move the court, because there is a established Supreme Court judgment called D.K. Basu case, where these type of custodial harassment, deaths, etc., the government has to compensate. I do not know whether she has consulted any lawyer to get that D.K. Basu case extended to her and seek compensation. Okay. Colonel Purohit or others can also seek compensation under that, but Colonel Purohit has already lost a lot of things. Yeah. And Colonel Purohit was targeted for another reason also. He was one of the finest officer. At a 34-year age, he was a selected grade lieutenant colonel. In the normal course, he would have wanted to become a minimum corps commander. ISI did not want it. ISI, a corps commander of his caliber, means it is death knell for ISI, Indian Pakistani army. So that is the reason they deliberately arrested it. People in collusion with ISI in the then government also implemented their agenda, and that is the reason he was brought to book, harassed for her. Still, today he would have been a brigadier. He has got only full colonel rank. I do not know. By March or by December this year, he should be a major general in the normal course and gone on to become some senior VCAS or Corps Command Lieutenant General. जी That has now lost. जी India has lost an officer. It is not he has lost. More importantly, the nation has lost a very important officer. या ट्रू सर आपने ना एक इल्ज़ाम लगाया था दिग्विजय सिंह पर कि वो एमएचए के रूम नंबर 101 में बैठकर ही वाज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट विदाउट एनी पोस्ट He तो अभी भी है. He used to, no, for example, he has publicly confessed that he used to be in touch with Hemant Karkare on his personal phone number. What does a politician has to do connecting with a commissioner of police somewhere? Of a cadre other than Madhya Pradesh. Madhya Pradesh में he may have personal contacts because उसी cadre में थे CM था तो इसलिए. So what is this happening? Similarly, he used to run this. I have written it. Nobody has rebutted it. Shivraj Patil has now passed away, but it was in his room. He was running the office. Shivraj Patil, I have said, use the word unattached home minister. अनअटैच्ड होम मिनिस्टर ओके And actual home minister in real de jure was this gentleman running the show. शिवराज पाटिल जी को ऐसा बोला गया कि अनअटैच. अनअटैच का मतलब निष्ठा कम, जी 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 कार्य निष्ठा उनका कम था. हाँ परंतु दिग्विजय सिंह का कार्य निष्ठा उनसे, उनका जो पात्र से ज्यादा था, जो उनका पात्र से ज्यादा हो सकता है वो बहुत ज्यादा था. न पात्र था, इनफैक्ट पात्र से ऊपर ही नहीं, वो न ही हैड नो रोल, उनका पात्र था ही नहीं. जी सो ये हिंदू टेरर का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था इट वाज रन बाय हिम ओनली. अवश्य मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि ये कोई इतना ही नहीं है. उसके बाद भी जब अभी जो मोडेसा या 16 लोग अभी जो अरेस्ट हुए हैं आजमगढ़ से, उनको रिमांड में लाने का जो तत्कालीन डीजीपी थे खंडावाला जी, उन्होंने मना कर दिया था. उनको भी बाहर लाके, दिल्ली में लाके कोशिश किया गया. और भी कई कोशिश किए गए हैं. आजमगढ़ के जी जो वहाँ से टेरर सेल था, मोहम्मद शाहनवाज के वहाँ से उनका, वरना कई चीज़ उन्होंने किया है जो इस कॉटेज इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रमाण देता है. जी सर 2008 में
राहुल और प्रियंका ने एक चाइनीज कम्युनिटी पोस्ट सीसीपी के साथ एक एमओयू साइन किया था, करेक्ट? लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एम्बेसी में। ये फाइल्स कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी एक थ्रेट नहीं है, एक बिट्रेयल जैसा? बिल्कुल है, बिकॉज मैं सच सच बता दूं, कोई भी एक प्राइवेट, उनकी तत्कालीन सिचुएशन ये थी, परिस्थिति, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज भी दूसरे एंटरप्राइज से या इन्वेस्टमेंट या कोई एमओयू करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट करते थे, जी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते थे जैसे ब्लैकबेरी वगैरह, एयरपोर्ट्स के अंदर आते थे, इन सब का सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था जो भी फॉरेन से आते थे। द चाइनीज चाइनीज नहीं, कोई भी किसी कंट्री का हो, कोई भी फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व हो तो उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था। कोई भी एमओयू होता था तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था। जी तीसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई एक्टिविटी करना चाहे, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से होता था, वैसे वो परमिशन में होता था। सिविल एविएशन के कोई फॉरेन एयरलाइंस भी आके इधर तो भी उसका क्लियरेंस होता था, ये सब होता था। तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, किसी और कंट्री के कुछ भी समझौता करती है तो उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए। वो एमएचए में तो आया नहीं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। जी ये तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कह दूंगा। जी मैं आई विल फाइल एन अफिडेविट इफ देयर इज ए क्वेश्चन कोर्ट केस, यहां तक मैं कह दूंगा। वही चीज एम्बेसी के एम्बेसडर भी उस वक्त उस समारोह में उपस्थित थे। शी वॉज प्रेजेंट इन द साइनिंग सेरेमनी ऑन 7 अगस्त 2008। जी बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे गए थे, 7 अगस्त को वो थी। एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, एम्बेसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो ऑफिशियल चीज नहीं था तो एम्बेसडर क्या कर रहे थे? तो वो एम्बेसडर को भी इस बात का क्वेश्चन पूछना चाहिए, कोई पूछ नहीं रहा, जो भी एम्बेसडर थे। उसके अलावा वो तो एम्बेसडर को पूछना चाहिए था, वो नहीं है। उसके अलावा भी उसके बाद उस एम्बेसडर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया। तीसरी बात, तो वो उत्तरदायित्व है, शी इज आंसरेबल। या तीसरी बात, उसमें कंटेंट क्या था? और क्योंकि जो समझौता हुई थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिग्नेटरी कौन था? इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट क्या है? वो हमारे आईबी जैसे है, क्योंकि पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं है। जी जैसे हम हमारे जो खुफिया एजेंसी होती है वही इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट के नाम पे वो खुफिया करते थे। तो मतलब हमारा जो समझौता हुआ है, जो कांग्रेस का किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईएलडी से हुआ है, मतलब उनके खुफिया एजेंसी से हुआ है। ओके तो वो कितने देर तक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या खुफिया समाचार सूचना निकालती है, ये सब प्रश्न चिन्ह है। दिस इज ऑल क्वेश्चनेबल, यू आर सेइंग? Yes, certainly questionable. They should, the Congress should have come clean on that. The then ambassador who was present at the ceremony, was she signed there only to watch the two dignitaries sign? Did she not retain a copy? But what was the deal about? What was the MOU about? Nobody knows about the deal. Okay. So there That must is all be many shady. such deals. ऐसे shady deals तो काफी सारे होंगे। होंगे, क्योंकि उसमें एक संदर्भ देखिए, context has to be understood. जी 2004 के बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस के फलस्वरूप, द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमिटी वाज communism triggered in left-wing extremism. One of the members of the National Advisory Committee was a close was a partner. अब वो स्पाउस थे या पार्टनर थे ये पता नहीं। John Dries was a member of the National Advisory Committee and his partner Bela Bhatia was a solid supporter, mobilizer for the left-wing extremism in Chhattisgarh, Orissa, okay all those places. This is a matter of record.
Yeah. This is strange, right? यही चीज कर रहा हूँ। नेशनल एडवाइजरी कमेटी के बाद उसके बाद आपने एक चीज देखा होगा, ये जो छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं ना, माइक्रो business. इंडस्ट्रीज, Yeah, micro industry. जैसे कपड़े का क्लिप बनाना, गुलाल बनाना, Okay. माचिस बनाना, 2004 के बाद आपने देखा होगा सारी चाइनीज माल आ गई। Yes. The little जो छोटा छोटा lights है. लाइट्स है, Yeah. ये पहले इंडियन आती थी। तो मतलब चीनी मालों को अंदर जाने का पूरा रास्ता मिल गया था। Yeah. तो इज इट नॉट, वो बाद में बढ़ते बढ़ते जाके 2008 में और हम लोगों को इतनी आदत हो गई चाइनीज सामान की, टॉय से लेके सब चीज एवरीथिंग की आदत हो गई, क्योंकि वो सस्ते बेचते थे, उनको सस्ता लाने के लिए गेटवे खोला हुआ था। हमारे ही लोगों ने खोला था। इसका मतलब हमारे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ही पॉलिसी, उनका एडवाइस पॉलिसी बनती थी, पॉलिसी के अंदर छोड़ दिया जाता था। इतने भर गए थे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो इसलिए बोला था मैं, एक संदर्भ है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के संदर्भ से आप देखोगे तो इसका षड्यंत्र बहुत ही बड़ा हो जाता है जी। वो आईएलडी के साथ जो उन्होंने एमओयू किया था, वो बहुत ही बड़ा संदर्भ हो जाता है, सर ये देखिए, ग्रेव हो जाता है वो। या आप हमें लगता है कि देश आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ जैसे लोग चलाते हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ऊपर के लेवल में, होम मिनिस्ट्री में भी कुछ तो डीप स्टेट अपने आप में ही चल रहा था, जो पीएमओ से भी अपर लेवल था। देखिए ऐसा है, आईबी, आरएनडीडब्ल्यू, बाकी खुफिया एजेंसी, ये एक तरीके से खान में से सामान निकाल के देते हैं, माइन करके देते हैं, डाटा माइनिंग करके देते हैं, क्या षड्यंत्र चल रहा है, कहाँ पर स्लीपर सेल है, कहाँ है, क्या सब कुछ देते हैं। उसको लिक्विडेट करना, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, वो तो सरकार की दायित्व में आता है, सरकार की जिम्मेवारी है। वो सरकार, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट, द मिनिस्ट्री हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। जब उसको रोका जाता है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि समझौता ब्लास्ट के ऊपर कौन करने वाला, जो टेररिस्ट का रहने का ठिकाना तक को तो सरकार के पास थी, फिर भी इट हैपेंड। एक तो जो हादसा, जो इवेंट होने से पहले जो डाटा माइनिंग करके आईबी वगैरह देती थी, जैसे एक किस्सा सुनाता हूं, 21 नवंबर 2007 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यूपी में 3 जगह ब्लास्ट हुए, जौनपुर, लखनऊ, बनारस, समवेयर। इसका पूरा सब सूचना जो है हमारे पास थी पहले से ही। हमने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, 2 बार करवाया। 21 नवंबर को हुई है, 16 अक्टूबर को एक बार एडवाइजरी गई है, 2 नवंबर को एक बार एडवाइजरी गई है कि इसको तुम सिक्योर करो। तो क्यों नहीं किया? फिर भी ब्लास्ट हुआ। ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं मैं। जी। यू कैन, बिकॉज मेरा इसके ऊपर एफिडेविट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 जनवरी 2008 में, जिन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। उसमें यही चीज बोला गया कि ये ऐसा ऐसा उनको भेजा गया 16। तो इतना डेट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूरेटली। और वो नहीं हुआ, और ब्लास्ट हुए, काफी लोग मरे, जो भी हुआ था, जो क्षति हुई थी। तो दिस इज द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज टू टेक नाउ। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब पहले जनवरी 2008 रामपुर सीआरपीएफ कैंप, इसमें भी ब्लास्ट हुआ था सुबह 1 जनवरी को। क्या हुआ उसमें? देयर वाज अ प्रॉब्लम देयर। द प्रॉब्लम वाज देयर वाज अ एंक्रोचमेंट इनसाइड द सीआरपीएफ कैंप। उसको थरोफेयर नहीं है बोल के करते थे, स्टेट गवर्नमेंट से प्रेशर आता था कि इसको खोलो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी तो मिली हुई थी सर। तो वो अपीसमेंट है। हाँ। वो किसी पर्टिकुलर पार्ट किसी कम्युनिटी को, या जैसे घूस लेके से आप देखोगे ना नॉर्मल कोर्स में, सी इफ यू हैव टू बी ए सेफ प्ले, पुलिस से लेके सबको आपको टाइटन करना पड़ेगा। जैसे इंक्रोचमेंट अलाउ करते हैं, इंक्रोचमेंट को आपको टाइटन करना पड़ेगा। इसमें भी जैसे आप देखोगे पूरे 20 में से निकलती थी। ये कई चीज़ें ऐसे हैं
जो रुक सकती थी, और अभी तो काफ़ी हद तक डिजिटलाइज कर दिया, लैंड डिजिटलाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अच्छा अच्छा हो रहा है। बट क्योंकि विरासत में इतनी ज़्यादा खामियां रही है ना, तो हमें इसको भरने में और 10 साल लगेंगे। समय लगेगा। हम ये नहीं कि भाई कोई मदर डेयरी का बटन डाला और दूध नीचे गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें लगेगी टाइम, और इसके लिए हमें प्रतीक्षा करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, दैट्स व्हाट। जी सर, हम ना अब 26/11 की बात करते हैं। आपने कहा कि सब 26/11 जो ब्लास्ट हुआ था, हाँ, जो अटैक हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड मैच था। भाई बिल्कुल कहा है। क्यों ऐसे? देखो, पहली बात, मैं पीछे का रीजंस बाद में बताता हूँ। जी। चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट है लोकसभा सेक्रेटरी में 11 दिसंबर 2008, फर्स्ट डे ऑफ द सेशन था, क्योंकि 10 तारीख को शुरू हुई थी। 10 तारीख को कंडोलेंस मैसेज वगैरह करके वो लोकसभा स्थगित कर देते, तो अगला वर्किंग डे तो 11 दिसंबर ही था। सुओ मोटो, स्व इच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। कहते क्या है, द इंडियन नेवी हैड साइटेड द शिप इन पाकिस्तानी वाटर्स, एंड सिंस नो फर्दर इंटेलिजेंस वाज कमिंग, they abandoned the surveillance. ही वाज द वन। चिदम्बरम साहब ने बोला, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा, मैं वेरीफाई तो है। आपसे ये सवाल पूछना चाह या रही थी बाद कि में था कौन वो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी पहले से आ ना, आप गई बता थी। दी, बताता हूँ। जी। अब एक बात बताओ, मैं बताता, आई विल कम टू क्या दैट। है? एक बात बताएं कि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी, पूरे आज जनरल से पूछ ले, से टॉप जनरल सबसे पूछ लो, एक बार कोई एडवर्स चीज को साइट कर लेती है तो वो सर्विलेंस को और चौकस करती है, बढ़ाती है, कम नहीं करती। चिदम्बरम साहब कहते हैं नो फर्दर इंटेलिजेंस वाज देयर, दे अबैंडन द सर्विलेंस। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? चिदम्बरम साहब ने 2008 में बोल दिया। पिछले पृथ्वीराज चौहान जो उन दिनों, देखो उसको अबैंडन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर चाहिए। करेक्ट। ऊपर से ऑर्डर क्या दे सकता है? पीएमओ ही दे सकता है। यस। इसमें तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी नहीं देगा, पीएमओ दे सकता है। यस। अभी पीछे पृथ्वीराज चौहान जी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ इसी तरीके से कि इट वॉज नॉट नेसेसरी, कुछ ऐसा रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, हमें स्टेटमेंट भी याद नहीं है। वो तब एमओएस पीएमओ थे। 26/11 के दिन वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीएमओ थे। मैं कुछ अल्यूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डॉट को आपके सामने फेंक रहा हूं। कनेक्ट आपने करना है, कनेक्ट ना करो तो भी चलेगा। जी। बिंदुएं आपके सामने रख दिया, कनेक्ट करना है नहीं करना आपकी। पहली बात ये, 2022 तारीख तक एक, जैसे हर साल एक प्रोटोकॉल होती है कि इस टॉक्स में ये अधिकारी जाएंगे। जी। एक अधिकारी का नाम लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहते ये भी जाएंगे। वो प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो सीनियरिटी लिस्ट होती है ना, उसमें गृह सचिव के बाद उनका नंबर आता था। बाकी जितने भी उस डेलीगेशन में थे उनसे जूनियर हो गए। ओके। स्ट्रैटेजिकली इंट्रोड्यूस किया। मैं किसी अधिकारी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। 25 तारीख को, अच्छा मैं नहीं गया, मैं दिल्ली में था। मेरे को लखनऊ भेज दिया गया। कोई केस जो मेरे कार्य क्षेत्र में था ही नहीं, विच वॉज नॉट इन माई डोमेन एरिया ऑफ वर्क, जबरदस्ती भेज दिया। 26 तक एक्सपेक्टेड टू कम ऑन 26, बट आई फिनिश्ड ऑफ द वर्क ऑन 25 एंड केम बैक बाई इवनिंग फ्लाइट। जबरदस्ती, मेरे पास टिकट भी कंफर्म नहीं था, जाके पूछा, उन्होंने खाली जगह से भेज दिया लखनऊ में। अच्छा हुआ। तो मतलब सर एक बात बताइए, अगर तुकाराम ओम्बले ने उस समय I will come to कसाब that. को नहीं पकड़ा होता, तो ये तो उसके हाथ का कलावा देख के, और वो क्या नाम है, समीर चौधरी, उसका फेक आईडी, ये सब पूरा हिंदू टेरर था, पूरा पक्का हिंदू टेरर था। है ना, पूरा पक्का ये करने के ऊपर था कि नहीं, उसके हिंदू बाद टेरर में था। और फिर एक उसके के बाद तुकाराम आरएसएस। जी। तुकाराम ओम्बले के अलावा भी और भी चीज बताता हूँ। जी। तुकाराम ओम्बले ने पकड़ा, वो देश का रत्न है, हम पूरे आभारी हैं उसके लिए, होना चाहिए। जी। वो अलग चीज है, बट जितना सरकार की तरफ से देखिए,
आई केम बैक 26 को मैंने ऑफिस में आ गया, तो मुझे बताया गया कि जो जो बातचीत है एक दिन एक्सटेंड हो गई। अच्छा हुआ एक्सटेंड हो गई भाई, मैंने जो सैंक्शन वगैरह बनाए। शाम को मैं घर आ भी गया था उस दिन। उसके बाद वापस गया तो उसमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। जी। मैंने अगले दिन जो जो खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर थे उसी दिन आ गए वापस। उन्होंने अच्छा वहाँ बोला गया था कि एक दिन और एक्सटेंड करो, एजेंडा पूरा जो सूची है वो पूरी नहीं हुई, अगले दिन तक ख़त्म कर देंगे। फिर 3 बजे वहाँ के होम मिनिस्टर से मीटिंग थी, इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं रहमान मलिक, उनके पास हमारी जो डेलीगेशन थी उसकी मीटिंग थी। जानबूझ के फिक्स किया गया। इसका पैटर्न देखिए आप, जब सारे ऑफिसर कह रहे थे नहीं 25 तारीख को अगर एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो रहने दो, हम चलते हैं, वैसे भी यहाँ से कुछ होना नहीं है, तो तब वो जो अधिकारी जो बाकी सबसे सीनियर था मगर होम मिनिस्टर से होम सेक्रेटरी से जूनियर थे, उन्होंने बार बार फ़ोन किया कि नहीं रुक जाते हैं, काम करके जाएंगे जी। वो एक ही आदमी। और उनके क्योंकि वो सबसे ऊपर थे तो सब मना नहीं कर पाए, सरकार में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो सब मुंडी हिला के होम सेक्रेटरी पे आ गया, ठीक हो गया। वो रुक गए 26 तारीख को, और 26 तारीख को 3 बजे ये मीटिंग। वहाँ पर रहमान मालिक साहब अपने मेहमान नवाजगी करते हैं कि भाई आप जो है मूरी ठहर जाओ, कल सुबह निकल लेना। मूरी 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, हाँ, जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ वो मजे कर रहे थे। रात को चले गए। जैसे ही मूरी पहुंचे हैं 6 बजे के करीब, 6:30 के करीब समझ लो, या 7 बजे चेक इन वेकिन किया होगा। 7 का मतलब 7:30 दिल्ली इंडिया, आधा घंटे पीछे। जी। 7:30 के बाद ये टेररिस्ट अंदर घुसते हैं बॉम्बे में। कैसे कोइंसिडेंस? सिंक्रोनाइज किया गया, आप इस कोइंसिडेंस भी नहीं कह सकते, सॉरी, सिंक्रोनाइज किया गया, दैट्स द वो अंदर घुसे, हाँ। कोलीवाड़ा से आते हैं। कोलीवाड़ा का एक बहुत बड़े नेताजी कोली समाज से, उन्होंने ही एक अधिकारी को, तब वो मंत्री थे मंत्रिमंडल परिषद में, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि इनको साथ ले जाओ। कोलीवाड़ा में आप शाम को अगर जाओगे तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं सब, शोर शराबा होता है, और 10 आदमी आर्म्स और अम्यूनिशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लेके आएंगे, तो वो कोई ना कोई पकड़ के रोकेगा जी। उस दिन कोई नहीं रोका। ये प्रश्न मैंने जब पूछा तो कहता वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी चल रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छा। मैंने कहा वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी वो घर में नहीं देखते, बाहर बड़ा सा स्क्रीन लगा के सर 10-15 लोग इकट्ठा मिलके देखते हैं, वहाँ का जो ब्रदरहुड है इतनी भाईचारा है, द कोलीवाड़ा ब्रदरहुड, या उसके ऊपर तो खैर मैंने मान लिया। बुधवार पार्क आ गए, वहां पर इनको टैक्सी कैसे मिल गई? 4 टैक्सी, लिपोल्ड केस, ट्राइडेंट, ताज, सीएसटी। जी। टैक्सी के, अब शाम को काली पीली टैक्सी या कोई भी टैक्सी 2008 में अपने का पीछे ले जाइए, इतनी आसानी से शाम को कोलाबा में मिल जाती है क्या? 1-1 घंटे तक टैक्सियां नहीं मिलती, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से आया? ये तो पहले से इट मस्ट बी अरेंज्ड ओनली, राइट? पैसा कहाँ से आया? हिंदुस्तानी पैसा, हिंदुस्तानी मनी कहाँ से आया? करेंसी। और ये लोग तो गीले थे, आधे गीले थे। जी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। छोटी छोटी, हाँ। ये कहाँ से आया? ये सब सिंक्रोनाइज था। दैट इज द रीजन आई सेड इट्स द फिक्स्ड मैच। फिर अंदर जाके उनको रास्ता कौन बताएगा? कोई नेविगेशन जीपीएस वगैरह नहीं होता था उस समय इतना डिजिटल ये थोड़ी थे कि उन्हें पता होगा कि यहाँ से जाना है, ये करना है। कहीं ना कहीं दे वर इन टच ओवर द फोन, क्या करना है, कहाँ से सैटेलाइट जाना है। फोन से टच में थे। Yes. तो हर चीज, पैसा कहाँ से आया? डिजिटल करेंसी था ही नहीं है। किसी भी गाड़ी में जाए तो गाड़ी मतलब किसने दिया? पैसा दिया। हर चीज वहां प्रोवाइड की गई है। ये नहीं कि बदवार पार्क से वापस आए और पैदल जाके सब गोली वोली मार दें। लिपेल्ड केस, ट्राइडेंट, और वहां पर ताज में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम महाराष्ट्र सरकार, जिसके पास सारी खुफिया इनपुट जा रही थी
कि इस तरीके से हो सकता है, वो वहां पर उपस्थित थी। फिर भी हुआ। फिर भी हुआ और उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आई, उसको बाहर निकाला गया। मतलब विदाउट फिक्स्ड मैच नहीं हो सकता। Yeah. ऊपर से इतना हमने कह दिया है, ये सब का सारी चीजें हैं। तो हुआ सपोर्टिंग देम, Who? पता नहीं ना। आपको तो पता होगा सर। नहीं नहीं, आप बताइए कि 19 तारीख दिसंबर को राज्यसभा का 2008 राज्यसभा का प्रोसीडिंग्स देखिए, वही गोलीवाड़ा का मिनिस्टर बड़ा अद्भुत बात कही कि ही मेड अ allegation, being a cabinet minister, he made an allegation against the minister, against the cabinet. और उसके लिए आश्वासन भी मिली, एश्योरेंस भी दिया गया, which was to divert the entire investigation pattern. ये हुआ है 19 दिसंबर 2008 राज्यसभा का प्रोसीडिंग्स देके। हिंदी में मेरा किताब में वो मैंने कैप्चर जी किया हुआ। इमेजिन जब मुंबई जल रहा था तो आपके एमएचए के सीनियर ऑफिशियल के लीडर वो वहां बैठे बात थे है, मैं अकेला था दिल्ली में। इधर, हाँ, मैं कंट्रोल रूम में अकेला था और कुछ और डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी मेरा। दिस वाज ऑल डन ताकि दिल्ली से कोई Exactly. ऑर्डर पास ना हो पाए। हाँ, कंट्रोल ना कर पाए। फिर क्या हुआ, मंत्री जी थे। मंत्री जी क्या करते हैं, हम कहते हैं सर जी आप जी एनर्जी आ गई है दिल्ली में, फ्लाई करने वाली है। 3 घंटा लगाया मंत्री जी ने, 3 घंटा लगाया, 2 घंटे तो बिल्कुल लगे। और 2 घंटे लगने के बाद वहां उतरने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल पे इनसे 1 घंटा और भी लगा। या तो 5 बजे के बाद सुबह, सर मैं आपको इट वॉज अ वॉर, जी इट वॉज अ वॉर, ये युद्ध की परिस्थिति थी। एक एक मिनट बहुत ही गंभीर था। उसमें आप 6 घंटे एनर्जी कर रहे थे? मतलब एनएसजी के कमांडो वहां घंटों वेट कर रहे थे जब ये सब हो रहा था, और आप क्या कर रहे थे वहां? आप फोटो ऑप करवा रहे थे नहीं, वो कपड़े बदल रहे थे। He had a habit of changing his clothes every 2 hours. एवरी 2 आवर्स? जब ये सब हो रहा था तब भी ये जरूरी था? पता नहीं मुझे, वो तो अब तो वो नहीं रहे, नहीं तो मैं कहना नहीं चाहता। जी अब रिसेंट पास्ट में उनका निधन हुआ है, तो आदरणीय रहेंगे अब तो वो सदैव, जी इसलिए। ओके बट इट हैपेंड, ये सारी चीज आप कनेक्ट करके देखोगे तो इट वेरी ऑब्वियस दैट इट वाज अ फिक्स्ड मैच। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, और भी कारण हैं जिसके वजह से वी कैन वेरी सी। तो इसलिए अगर कोई भी, मैंने 2008 से मैं कह रहा हूँ, 2018 से कह रहा हूँ कि इट वाज अ फिक्स्ड मैच, ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड आई हैव सेड दैट, टीवी चैनल्स आई हैव सेड दैट, और ये बड़ा ऑब्वियस है। और एक कांग्रेस के वक्ता को मैंने बोला भी था कि यार आप मेरे पे केस कर दो, मैं आप केस कर दो कि मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ चीज़ मैं खुफिया में बोल नहीं पाऊंगा तो मैं वो कोर्ट के सामने बोल सकता हूँ। तो उसके बाद वो उनका जवाब भी वो बेगी बिल्ली जैसे शाम सूंघ लिया हो, ऐसा हो गया उनका बर्ताव। जी सर, आपने अभी बताया कि नेवी और कोस्ट गार्ड ने पहले ही इत्तला कर दी थी, है ना, कि अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वहाँ एक जगह से उनको ऑर्डर गए, ऊपर से उनको ऑर्डर गए अबैंडन सर्वेलेंस का। चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है, मैंने नहीं बोला। ओके चिदम्बरम जी का लोकसभा में स्टेटमेंट है, मैंने यही उसको रिकॉल कर रहा हूं मैं। जी तो कौन था सर ये इसके पीछे? पूछ लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान जी अभी भी हैं तेरे पीएमओ में, तब उन्हीं से पूछ लीजिएगा किसने भेजा, जिन्होंने एक्चुअली इन लोगों को आने दिया, रास्ता ही साफ कर दिया। पता नहीं मेरे को। वो सबसे बढ़िया इस चीज का उत्तर वही दे सकते हैं, अभी मनमोहन सिंह जी भी नहीं रहे। जी तो वो पृथ्वीराज चौहान को जाके काउंटर करे, सारे जर्नलिस्ट जाके पूछे कि वो कैसे आने हो दिया, आप एमओएस पीएमओ थे। ही कैन आंसर बेटर, हैं? ही कैन आंसर बेटर। अब बेस्ट पर्सन तो वही है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम तो रोकने के लिए जितनी प्रयास कर रहे थे, उनको आने का मदद जो है वो कौन कर रहा था, हम जैसे कोई नहीं था, कोई भी अधिकारी नहीं था, इतना मैं साफ साफ कह रहा। ये सब राजनेता थे, कोई अधिकारी करेगा भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अपना पर्सनल फ्रेंडशिप यूज करके चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र ने किसी मार्कोस के कमांडर वहां से पकड़ के उन्होंने टेम्पररी विदाउट वो कर रखा था, जो उसका पता नहीं था। मार्कोस ने काफी डैमेज कंट्रोल किया। जी
को उनका जो वाइस एडमिरल था मॉस्को का हेड, वो इन दोनों पता नहीं क्लासमेट, ये मुझे पता चला बट मेरे को पूरा डिटेल नहीं पता। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ ने, उनको दोस्त थे कोई बालाचंद्रन के उनका मार्कोस का जो हेड मार्कोस के थे वो बॉम्बे में पोस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट करके काफ़ी डैमेज कंट्रोल किया है। आपने सुना, बीच में सुना होगा, मार्कोस भी बीच में आई थी, वो इसीलिए आई थी। आई हैव मेट फ्यू ऑफिसर्स आल्सो जिनको काफी गोलियां लगी है पैर में, तो हाथ इट इज में। आउट ऑफ देयर पर्सनल फ्रेंडशिप देश के लिए किया उन्होंने, मगर पॉलिटिशियंस वर स्लीपिंग। जॉनी जोसेफ एंड दोज पीपल आर वेरी, पता नहीं क्या क्या था पर्सनल फ्रेंडशिप में, इतना देश के लिए कर दिया, ये तो बहुत, इट्स अ वेरी अप्रिशिएटिव मैटर, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एब्सोल्युटली इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। जी। सर, आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हमारे मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग में भी बैठे हैं। तो आपके पास ऐसे कौन से रॉ फैक्ट्स है सर कि आप ये प्रूव करते हैं कि इंडिया का नैरेटिव जो है वो बाहर से चलता है हमेशा? बिल्कुल बाहर से चलता है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा थे, अमन की आशा सबसे बड़ा फ्रॉड। जी मैं एक बात बताऊं, उन दिनों सार्क होती थी, सार्क के अंडरग्रेट अम्ब्रेला में एक साफमा होती थी, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन, आपने सुना होगा, साउथ एशियन फेडरेशन फ्री मीडिया एसोसिएशन। ओके। उस साफमा का हेडक्वार्टर्स था लाहौर में, और उसके अंदर एक वर्टिकल थी, सेंटर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इश्यू थ्रू डायलॉग। सरकार में पता था, वो अमन की आशा वाले जर्नलिस्ट को भी पता था, जितने भी थे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन सबको पता था। मैं जो निधन हो गया उनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी एक बात बताइए, किस आधार पे उनको किसी ने ऑथराइज किया, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट सार्क we sought a third party negotiation in Kashmir, or we wanted SAFMA to negotiate, resolve our problems in Kashmir? What are the problems in Kashmir? 370 के बाद तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई पूरी। और ये तब भी मैं कह रहा था 370 की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी कहता हूं, और आज भी मेरा, आप देखेंगे तो 2018 में मैं कुछ ब्लॉग्स लिखा था, देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हेन मनी राइट्स, उसके अंदर पहला चैप्टर ही 370 को कैसे, और उसी तरीके से इन्होंने किया। ये 370 का एक भ्रम फैलाया हुआ था मीडिया के दिमाग में भी, पब्लिक के दिमाग में भी, और हर चीज के दिमाग में भी, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करते थे। ये पहला साफमा का, 370 का, नक्सलाइट्स का, लेफ्ट विंग नक्सलिज्म का, विनायक सेन, उसके क्लिनिक के अंदर नक्सल्स की स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती थी। वो बहुत बढ़िया डॉक्टर बनाया गया, एक्सेलेंट डॉक्टर डूइंग सोशल वर्क इन ट्राइबल एरियाज, और हुआ क्या, ही वॉज मेड एडवाइजर टू प्लानिंग कमीशन अंडर यूपीए। जो ब्लैटन नक्सल सपोर्टर था, जो सीआरपीएफ के जवान जब इंजोर होते थे इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, उनका ट्रीटमेंट रिफ्यूज करता था, उस आदमी के साथ ये हुआ। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट में, हमेशा ये चला। आज नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया इंसर्जेंट फोर्सेस वर ऑपरेटिंग इन नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश। उसके ऊपर भी काफी ये पूरा मीडिया और पब्लिक के अंदर नैरेटिव क्या फैला गया था कि नॉर्थ ईस्ट इस में सारा डिस्टर्बेंस है, कोई कुछ नहीं हो रहा, फलाना दिखना, टू द एक्सटेंट दैट ए.के. एंटनी, दी देन डिफेंस मिनिस्टर, सेड कि हम बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना चाहते कि एनिमी को एक्सेस मिल जाएगा। अरे अब भूपेन्द्र हजारिका ब्रिज वगैरह बन गया, देखो अरुणाचल प्रदेश तक कैसे फट से पहुंचे, यांगस्ते चाइना, तो सर मैं बोलूंगी रोड्स हैव बिकम फैंटास्टिक। यांगस्ते में रख के दिया चाइनीज को। एक और भ्रम फैला गया था, चाइनीज आर्मी इज सुपीरियर टू इंडियन आर्मी। डोकलाम में क्या हुआ सुपीरियर आर्मी का? ये भी मीडिया और तत्कालीन सरकार ने फैलाया हुआ था। डोकलाम में क्या हुआ, वो त्रिसंग क्या बोलते हैं उसमें, जो अभी गलवान में
they have not honestly declared their casualties, which is much higher than the Indian casualties. They didn't declare it. अभी तक वो आयरन कर्टन के अंडर है, क्योंकि इट्स अ कम्युनिस्ट रेजिम. Okay. और यहाँ सारे चिल्ला रहे हैं, वो हो गया, ये हो गया, वी हैव सीडेड. पता नहीं, एनीबडी हु डजंट नो व्हाट इज टेरिटरी आल्सो, ही इज आल्सो शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप. ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं. तो इसी तरीके से एक नरेशन चलाया गया था. जलील अहमद या खलील अहमद जब ग्लासगो एयरपोर्ट में उड़ाने की कोशिश किया, उसका भाई को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करके इंडिया भेजा, तब भी कहा कि पुअर पीपल, गुड, डिसअफेक्टेड, वो फलाना, वरानवानी प्रिंसिपल हेडमास्टर का बच्चा, ये सब तरीके के जो नैरेटिव चलाए जाते हैं, इसमें सही टेररिस्ट को शेल्टर मिल जाता है. उनको शेल्टर देते हैं, ये मीडिया देती है, बढ़ावा देते हैं. बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं. तो ये मीडिया नहीं कर रही क्या? टू द एक्सटेंट दैट इवन मेनी जज, मेनी लॉयर्स आर देयर on the slightest pretext Yeah. to deport Rohingyas when they went and filed a PIL. Lawyers, intellectuals, narration makers, all these things, they need. हर घर से अफजल क्या निकलेगा वो, इंशाल्लाह. वो व्हाट इज दैट जैन 2016 Yeah. 2016 February. वो क्या है? These are all student groups, political groups, छोटे छोटे outfits, NGOs. NGOs also. NGOs also. Now I will take you to FCRA. You take out the FCRA means foreign contribution regulation. That means you are not supposed to capitalize those funds. You have to spend on whatever stated purpose of work is. Charitable work is. It's a charity. They have created huge buildings. Greenpeace और फलाना दिखना जितने एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, 2000 से 2018 तक 18 lakh crores came into as foreign contribution. You can check for MHA website. Okay. 60% for a particular ethnic group in conversion, jihad, etc. Another 30% to Christian groups. Other 10% to other 5-7%, only 2 or 2.5% were with the Hindu groups like Ramakrishna Mission and some mutts and all that. Otherwise, ये Greenpeace, ये NGO वाले, ये Big Bindi वाले, ये Center for Development Society, ये सब they were cornering out. Environment, कोई भी important project हो, PIL लग जाएगा. Tribal rights. उसमें Kudangulam project. Now what is so, you know, you go to Tuticorin, a very live example. 100 lawyers were present on that day when this agitation took place. Which one? Tuticorin में agitation हुआ था ना. Now that plant is closed. Do you know what is the result of the closure of the plant? Earlier, 40% of nation's copper requirements were coming from the Tuticorin Vedanta plant. 40%. Now we are totally dependent on China. And the people there who were paid 750 rupees daily those days are willing to work any job for 300 rupees per day. कहते यार घर में आग चूल्हा तो जले. I have been to Tuticorin last year. I have spoken to those people. Miserable. They want the Vedanta copper plant to reopen. Okay. But Supreme Court orders this, state government is not willing. So many problems have been created. The public is dying now. There was a particular community, ethnic group which were against that. They wanted to create a disturbance, and that is how it happened. 100 lawyers were sent to and located in 5-star hotels in Tuticorin. Satya Hotel, Satya Resort, पता नहीं कहाँ उन्होंने रखा. जी. सर मुझे एक बात बताइए. I'll take you back to again the where you said पैसा कहाँ से आता है, टेरर फंडिंग कहाँ से आता है सर? बिकॉज आपने ना एक ये भी कहा था कि बॉलीवुड से भी टेरर फंडिंग होती है. फिर आपने कहा कि केरला फिल्म इंडस्ट्री, वो भी आपने मेंशन किया. हवाला मनी ऑल्सो यू मेंशन. सो आई वांट टू नो लाइक ये टेरर फंडिंग आता कहाँ से है? हाउ, बिकॉज दिस बिकम्स वेरी इजियर फॉर देम, राइट? Many sources are there. Now, Bollywood, I will tell you one thing. Sushma Swaraj was INB minister in 2003 or so.
She said, I will make Indian in film industry declared as an industry so that they can get institutional funding. Okay. She got transferred, became health minister. Immediately. And after 2004, what happens? Several this brand marketing, brand making, these people, they get established. Some cornerstones, some Kwan, some creative collects or something like that. Okay. They recruit stars, Yes. promote them into brands, put them into all sorts of bad habits like drugs, etc. Kwan ka to pata hai that lady Juhi Sinha, one of the partners of Kwan, was caught peddling drugs in 2021. Like that, they also generate a lot of funds. Funds come from several एक places. वीडियो आई थी of famous celebrity Asking for drugs. party. Yeah. Asking for drugs. Yeah, asking for drugs. I remember. Acha. And now, this is one source. Now, drugs itself constitute 30% of the terror funding in India. Drugs peddled from Pakistan. Every delegation which comes, I still would say, I will take you to 16th October 2006 Champions Trophy in Jaipur. Okay. Pakistan, which never agrees that their republics are, even Kasab, they agreed after 30 days that it is their national, 40 days. But in 2006, they agreed that two of their top fast bowlers, Mohammad somebody and Shoaib Akhtar, were found to have taken drugs, not even tripling. They moved they hurriedly took them away and sent them back to Pakistan without participating in the match. Jaipur, 16th October 2006. But the real background was they covered the larger part by offering 2 olive branches. So Shoaib Akhtar and Mohammad Asif Sami or whatever it is, if they go, India can win and people will be in a state of ecstasy. They will not question anything further. That Pakistan is good. But every fellow was bringing drugs. Pakistani players do bring drugs. There is no doubt about it. I'm not saying you can validate it. In 2000, they not only do it in India, wherever they go. In 2007, it is one of the reasons that their own manager, an Englishman called Bob Woolmer, was found dead in suspicious circumstances during the course of the tournament. Because he had resisted these drug matters. So that is one of the major. And every time there is more opium harvest in Jalalabad, that area, that northwest frontier area, the terror funding increases here. So Hawala. it's still happening. It is still happening. Where do they find funds for all these activities, including Pahalgam? Pahalgam was... Do you think the Pakistani economy is resilient enough to get into this? This is where it is. There the ordinary people are suffering, but generals' demand are always met. Where do they find the money? All from grey area. So there are several factors to this. And the Hawala money? Hawala is also very safe. Now it is beyond Dubai, now it has gone to Bahamas and other places also. Lot of money is funding in. Does come. Fake currencies. Demonetization happened. Yeah. 8th November 2016. 4th December 2016, the owner on Javed Khanini of Pakistan was found dead under suspicious circumstances in Karachi. Who was Javed Khanini? He was owner of the biggest fake Indian currency printing press in Peshawar. Yeah. And later on, to give more credence to it, his twin brother Altaf Khanini was also arrested for fake money trafficking in Australia. So that fake currency, I have inspected Domaria Ganj.
You know, 2008 blast, the Domariya State Bank of India was the place where the fake money was leaking from the ATM and the safe vault of the branch. My God. Domariya again, because it traffics through Pakistan Embassy in Nepal. From there, it comes by the road route. And that is why demonetization happened. That's why demonetization. Yeah. But Domariya Ganj is on the rail route. So these are all. But where did they get that print from? The currency print? Ask Chidambaram. He will be answering better. When he was finance minister, disposal of second-hand machinery and all he used to do without any diligence. Whether whose hands it was landing, we do not know. You answered my question. Right. Yeah. That is the reason it's better to ask Chidambaram ji. He will answer better. Because the second-hand machines were being sold to without any diligence. On paper, it is without any diligence. Whether it was intentional or not, it has to be proved in a court of law. Too much going on. And सर आपको लगता है कहीं ना कहीं अब ये सब बंद हो गया है या अभी चल रहा है? देखिए फेक करेंसी का तो काफ़ी कुछ बंद हो गया. देयर वाज अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इट, रिपीटेड अटेम्प्ट. तो ये रिकैलिब्रेट करते क्या, कभी 2000 कम कर दिया. तो दिस आर ऑल रिकैलिब्रेशन ऑफ दिस करेंसी सर्कुलेशन. To that extent, I think Reserve Bank and the Finance Ministry has kept it under control. Drugs, it is happening somewhere in Punjab and all. It is delivered by That drones. was the most affected. Delivered by drones. Oh, whoa. So that is one thing. But delegations coming and all have reduced a lot. Aman ki Asha has gone out a lot. So that way, it is very good. Okay. More importantly, the Hawala is still coming. Indian workers. Of course, now the transfer mechanism through the Western Union and other players, the transfer of money from there to India is still faster, but they are mostly urban centric और से भी मफसल सेंट्रिक. जो कस्बे होते हैं ना वहाँ तक तो पहुँच गए हैं. अब क्या है कि somebody is working in Saudi Arabia and if he has to send his money to his parents और वो पेरेंट्स गांव में रहते हैं तो उसको अभी भी हवाला इज द बेस्ट ऑप्शन. ऑल्दो द इंसेंटिव्स आर मच लेसर देन व्हाट इट वाज अर्लियर. पहले तो हवाला में रेट बहुत ज़्यादा होता था. अगर अभी जैसे यूपी के किसी गांव में किसी को भेजना है तो ये इधर ही कैन नॉट कम अप टू मुरादाबाद और हापुर और एनीवेयर. उसी में उनके माँ बाप का ओल्ड पेरेंट्स एंड ऑल, तो वो हवाला स्टिल प्रेफर करता है. Right. क्योंकि वो घर पे पहुंच जाती है. उसके लिए इधर वेस्टर्न यूनियन और द बैंक्स और एवरीबडी शुड हैव still deeper presence. That is a gap which is there. Other than that, Northeast is now peaceful. Naxals almost over. It is erased from the map of India. Kashmir, lot of things have happened. Now the point is of Punjab. We need to attack Punjab. Yeah. I have my full confidence in the present Home Minister because the way he has handled Northeast, this Naxals. If he has handled Naxal so well, Punjab is cannon fodder for him. Once he sets his sights on that, it will be much easier. Punjab, limited area and much easier. Excepting fact that it is a border state, and they have a lot of even the LWE also had a lot of foreign funding coming in through this Greenpeace movement and all those 12% contribution. And apart from that, also there was a lot of things coming in. Like somebody like Harsh Mandar was advisor to Sonia Gandhi ji. He had his connections in London. There are many such people like that involved. But now it is easier. Now it is all closed. That is, once their funding stopped, only then Rangdari stopped, and Rangdari stopped, only then they have taken control of Naxals. So that funding, they arrested it. So that has been a great advantage to them. Similarly, I think Punjab also they will take over. For that, I am not a political person. Yeah. I am not a political person, but in Punjab, the state government, we require a cooperative state government with the center. They should not be antagonistic as present it is. That on everything they raise an issue. A more cooperative, collaborative state government dispensation
Yeah. Punjab problem And it's can be high solved. time now It is very because important, the problem in Punjab is the youth is getting addicted. addicted and all that. So at this stage, Yeah, Amit Shah can solve the problem, absolutely. but we require a collaborative, cooperative state government dispensation. People of Punjab should realize that next election. I hope, But sir, इसके लिए I advise government them को to yeah, do this. इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए लोगों से, ऊपर ही ऊपर तो ये नहीं हो सकता है। पंजाब में अगर आप देखेंगे हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी क्या होता है। या 2017 में शायद इलेक्शन है या 18 में है। दे नीड टू द पंजाब पीपल ऑफ पंजाब शुड बी टोल्ड दैट दिस इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम। On the Ganganagar side you are getting cancer, on this Doaba side you are losing all the opportunity. Yeah. So like that they have to divide Punjab into sectors and attack on the Hoshiarpur, Anandpur side the issues are different. And on the border area the issues are different. The Taran, Ajinola, all those places, the security, the Yeah. things, thus needs to be flagged. So you divide Punjab into the 4 zones and attack then- separately. करेक्ट। मणिपुर वॉयलेंस, लीक, रेलवे एक्सीडेंट, ये डॉट्स जोड़े जाते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आई बिलीव इन माई पर्सनल it is achievable. It is a very low hanging fruit for us, provided we need to take the majority of Indians along with them in the economic, who are value adding Indians. एक तो टैक्स कंप्लायंस को इंक्रीज करें, इन्वेस्टमेंट्स डालें। देखिए इंसिडेंटली नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर आई हैड गॉन देयर, April 2025 I had gone there to 2-3 states of northeast. They have done wonderfully improved. That is one area where a lot of income can be generated. There's a potential. So there are pockets like that. Similarly, Chhattisgarh is again a very resourceful pocket which has been ignored so far. Uttarakhand is another area where we need to. Bihar, there has been a change of leadership which is for the good. Now there will be more synchronized processes, governance process. Although Bihar is a laggard still now, जी in spite of Sushashan and all those hype. Let us be very forthright, Bihar is still laggard, but the irony is Biharis are very good. Bihar has been a laggard, so that I think the better synchrony with the center, the change of leadership will take it forward, will ensure that. There are areas where some focus has to increase. Now, for example, Tamil Nadu, Kerala, West Bengal are facing. Incidentally, let me tell you one thing. As on date, Assam appears on the face of it ahead of West Bengal, which was always the most developed state in East. Today, Assam seems to be more developed than West Bengal on the face of it. I do not know the facts and figures, but you can go and feel the level of development there. Himanta Vishwal Sharma has some wonderful या things done like that, which is, I am not a biased person, which is not happening in West Bengal, which needs to happen in West Bengal. That is one area. I hope the post-election things will change. Same is the case with loss of momentum in Tamil Nadu. It had a lot of momentum, but suddenly, recently, there are certain hiccups which are coming up. ओके Karnataka also. So all these states have to be raised themselves above. They have to raise themselves with India, not vociferously going against India, not going like a centipede, drawing themselves, forcing themselves away from the center, but go towards the center. Convergence, to align. not divergence is the. If the convergence happens, Punjab, Kerala, Karnataka, Telangana, all these places, if the convergence happens, Bengal, these are all major states, big states, and they have a lot of potential to value add to the
3 trillion economy or 5 trillion economy, they can contribute. They have the highest potential. That needs to be harnessed. People who are going to vote in few months' time should realize that they should identify themselves with a national agenda of, it's a national agenda for a 5 trillion economy. It is not any prime minister's personal agenda or my personal agenda. Correct. Let us realize that. For that, they have to synchronize with that. They have to own up each citizen of India, maximum citizens of India should own up that agenda. Then 5 trillion economy can happen. For that, it is my, personally, I would request all these voters who are going to vote in the state election in the next few months to pause, think, own up the national agenda, and thereafter start voting, because certain things which have happened during the last 10 years or 11 years or 12 years are unprecedented. For example, the Swachh Bharat. Number 2, Ayushman Bharat. Number 3 is Kaushal Bharat, Kushal Bharat. The skilling part of it. Unless and until you get the skills, your BA history is not useful in any factory. Yeah. And everybody cannot be used up in civil services and know who will work in the factories. So the Kushal Bharat, Kaushal Bharat has been a game changer in many states where the Antodaya has been skilled to earn his livelihood. Make in India also. Make in India and Mudra. Mudra is one more place where the entrepreneurial capital. Make in India is good, but unless and until you have skills, what will you make? Correct. So I have done skill development programs for the Ministry of Textiles in the textile sector. Lastly, it has been a game changer. Mudra has been a game changer. Many people have availed of Mudra, succeeded in their enterprise, and then gone for a second round for additional loan under Mudra. So, as the Honorable Home Minister somewhere said, Swavavasai, Swarojgar, self-employment. If more and more people go in for self-employment, that will be a force multiplier in our walk towards 5 trillion economy. So, I think the focus should now, the Honorable Prime Minister also should focus on encouraging self-employment, motivating self-employment. Yeah. Entrepreneur institutes are there, they can train you, or go into further deep. Let us do entrepreneurs potential survey, identify entrepreneurs from 5 entrepreneurs or 3 entrepreneurs from each village, raise them to, train them in entrepreneurship, help them with buyer-seller meet, give them investment and establish their enterprise so that they become job creators, not job seekers. These are all very important things for a 5 trillion economy. And ultimately, the entire India should own a 5 trillion economy as their own personal agenda. Each Indian should own it up as that. Yeah. Then, surely, I wish all success to the Honorable Prime Minister. Correct. Sir, अब we have come towards the end of our conversation. लेकिन आपके ना कुछ किताबें हैं जैसे दलाल, डिसेप्शन. आपने काफी पावरफुल लोगों को उस वहाँ एक्सपोज किया है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो एंड सम ऑफिसर्स आल्सो. सो can you please explain like few of them? They're all fictions. Okay. They're all fictions. It's a novel. Maybe, yes, रियल टाइम में कुछ हुआ होगा तभी वो नॉवल टाइप में आता है, नहीं तो फर्टाइल माइंड में इतना नॉवल आता नहीं है. करेक्ट. सो लेट देयर बी अनोनिमस. ओके. अनोनिमस. बट एनी ऑब्स, आपने इतने ऑपरेशंस किए हैं अपने लाइफ में, तो कुछ तो बताइए हमारी ऑडियंस के लिए. लाइक नहीं, ऑपरेशन तो कंटेक्चुअल होता है. हाँ. जो प्रेजेंट होता है ना, उसमें वी हैव टू एक्ट. ओके. द प्रेजेंट रिसोर्सेज एंड द प्रेजेंट चैलेंजेस को मैच कराना पड़ता है. ऑपरेशन इज नॉट समथिंग बहुत बड़ा. लेकिन ये जो सर्जिकल ऑपरेशन है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, इट हैपेंड. आई एम वेरी हैप्पी दैट घर में घुस के उनको मारा. बालाकोट भी हुआ. बट क्या है कि व्हाट इज एन ऑपरेशन इज बेसिकली मैचिंग. सी यू मोबिलाइज योर रिसोर्सेज, skills and all sorts of resources,
and attack the challenge, calibrate it. इस challenge के लिए इतना mobilization काफ़ी है तो ज़्यादा mobilize भी मत करो, keep it in reserve. So that is the way you have to do the ops. See, if to get information from X from in Pakistan, you don't have to put the entire intelligence team on block. Okay. Identify people who can do it, analyze the risks involved, opportunities involved, threats involved, score them off, cover them for yourself, and thereafter commission the ops. So, for example, there are several ops which is, not only me, there are many people that are doing day in and day out. That is the reason I said the intelligence people are the real miners of the country. They mine the challenges, the sleeper cells which are operating, who could be dangerous to the country, whether it is an economic sleeper cell, whether it is a terror sleeper cell, whether it is a communal sleeper cell. We do not know what is all happening. It is those people who are working on the field. They go, my salute, I always salute them for the adverse conditions under which they work, the iterative processes they are gone through. Repeatedly, the concerned station head will not clear it unless and until he himself is satisfied. Yes. It is not that Mr. X, who suffered a lot and ultimately retired as a special director, he suffered a lot in the hands of UPA along with me. But he cleared Ishrat Jahan's terror credentials. For that he suffered. Correct. But still, he has been proven right. He stands vindicated. Because it is not that they simply sapne mein aaya, he dreamt of somebody being a terrorist and you write a report. Aisa nahi hai. They do go through a lot of rigor. It's a rigor, repeated rigor. The concerned field officer has to keep on collecting more and more information. His life is made hell. Pagal jaise hote hai. And still, they cannot reveal their identity. They cannot weep. They are working at a lot of stress. We are talking of those who are working in India. There may be some in other places also. Okay. So that is the essence of that. Notwithstanding that, it is a matter of record. My good friend N.K. Sood, now retired, a former, he has come out on record that a former ambassador, Indian ambassador in Iran, who went on to become vice president, revealed the name of the intelligence officers posted in this embassy, Indian embassy, few years back. And they were picked up by the Iranian government and given a real whipping. So these type of double-edged, I.K. Gujral had also done it in 90s, 70s. So these type of people are not good for the country. Yeah. They are the biggest challenge for our mining community, the data mining community. So I condemn those type of conduct. Of having come to that Vice President had also hosted SDPI, PFI in his own official home during those times, but the inputs are not available. They have been demolished. Okay. Sir, somewhere you had also mentioned about Habib Bank. Yeah, there was an attempt to open the branch of Habib Bank. So now what is Habib Bank or kya? Habib Bank, well, I will come to that. Yeah. Habib Bank is a Pakistani bank. They wanted to open a branch in India, Bombay and Delhi or something. A Reserve Bank, which is the final arbitrator to take the call, refused to take the call and they threw the paper for approval to Finance Ministry. Finance Ministry said, let us consult Home Ministry. But why to consult? Because they were not willing to take any decision. The Home Ministry, the paper came to me. And then? I collected a lot of information from, of course, my agencies, whom I trust them blindly, I rely upon them, I know their accuracy and precision. And found that they were involved in terror funding in India, funding of separatism in Kashmir, Naxal funding also, and handling, financing India's insurgency groups located in Bangladesh, operating in Northeast. And they wanted to start Habib Bank branches in India. So I only collated all the, tabulated them,
I did not refuse permission. I only said this is the record of Habib Bank. In spite of the, however, if the finance ministry feels appropriate, they may give clearance to opening of bank. So one of the senior officer called me and said, तुमने तो लिख दिया, अब उसके बाद who will give permission? मैंने कहा साहब मैंने तो बना नहीं किया, ठीक है. Then somehow it was shelved. This happened in 2007. Before Chidambaram came, Chidambaram was the finance minister at that time. Then a lot of pressure was there, but I said I have given all the information. I have not refused. You go and open. I have given all the information. कहता this information is suicidal. मैंने कहा I do not know. You ask Home Secretary. He said put the information and let them decide. So that is how the Habib Bank was stopped. Apart from Habib Bank, now you are talking about we were talking about the Bollywood. Yeah. 26/11 में बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट था. How? Who Daud Gilani and David Hadley, who took them along for recce, son of a producer. Son of a producer. This was confession by David Hadley, revelation by David Hadley before the NIA team in 2010. Which producer? One prominent producer, Okay. but somehow it was hushed up. And it's covered. Nobody knows about it. Many people know about it. Okay. Just check. 2010, son of a Bollywood producer's son had taken, he had become friend with Hadley. He had taken them to Taj and using his father's influence and all. They had conducted recce and all that. What time of involvement or friendship were there, it was not known, but Hadley had revealed that he had helped him get to the... Okay. David Hadley has said that. Yeah. Like in Abu Jindal case, he revealed about Ishrat Jahan. In 2010, when the NIA team went, he had revealed about this also. Son of a top Bollywood producer, powerful Bollywood producer. You're talking about Mahesh Bhatt? Yes, his son had become friend with David Hadley and Daud Gilani and taken them around all over Delhi, all over Mumbai. Taj, Trident Hotel, all those places. I do not know whether there was a motivation, there was any connection, but this was revealed by David Hadley to the NIA team, and that is how it came out. Too many things to know, sir, and I think this discussion can go on and on and on. But one last thing I want to know, आपको कभी धमकियां नहीं मिली है जान का खतरा? You have been writing so much, and then 5 attempt हो चुका है. huh? There have been few attempts in my life. Yeah. There have been several dhamkis, thutwas, so this, that, and all. Life I don't bother. I live a very inconspicuous life. Nobody knows. Last few years, I have even stopped driving because of Delhi's traffic. Okay. I don't like to drive in Delhi's traffic. Even sitting in the passenger seat also, I don't feel like traveling in Delhi traffic. I prefer metro. But then this has happened. Attempts हुए हैं. 5 attempts per minute. 5 attempts. But I don't bother about that. Let them do their job. I will do my job. That is the attitude I have. इसी powerful message के साथ, sir, we will have an end to this conversation. Thank you And very much. hopefully again and again, there are so many different topics I want to cover. And with your permission, we will, I would like to have you on another episode also. again. Sure. So thank you so much, sir. Thank you very and much. thank you for coming on Thank the you. show. And thank you so much for sharing all these details. Thank you. Because I think somewhere it is very important that people should know what has happened. And, the government is answerable. Thank you. Thank you. Ji, thank you again, sir.